इतिहास के प्रथम पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय शीर्षक से आज हम लोग जिस भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं वह तीसरा भाग है। इसका शीर्षक है क्रांतियों का युग। इस शीर्षक के अंतर्गत हम लोग 1830 की क्रांति और यूनान के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अध्ययन करेंगे। भैया एवं बहन, पाठ्य पुस्तक में जिन जिन बिंदुओं को बताया गया है 1830 की क्रांति को समझने के लिए ये बिंदु नाकाफी है। इसको समझने के लिए हम लोग पुनः 1815 वाली स्थिति में जाएंगे। आपको पता होगा, मैंने बताया भी है कि 1815 में नेपोलियन पराजित होता है। नेपोलियन को पराजित करने वाले देशों ने आपस में मिलकर वियना में एक सम्मेलन किया, जिसको वियना सम्मेलन के नाम से या वियना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। उस सम्मेलन में इन लोगों ने यह तय किया कि नेपोलियन, जो इंग्लैंड को छोड़कर लगभग यूरोप के सभी राज्यों को विजित किया था, उन राज्यों को उनके पहले वाले राजवंशों को वापस कर दिया जाए। इसी क्रम में फ्रांस, जिस पर नेपोलियन शासन कर रहा था, वह राज्य उसके पहले शासक यानी बुर्बो वंश को सौंप दिया गया। उस समय फ्रांस का शासक या फ्रांस के गद्दी पर बुर्बो वंश का जो शासक बैठा वह लुई 18वां था। लुई 18वां एक उदारवादी शासक था। उसने नेपोलियन के सुधारों को आगे बढ़ाया और फ्रांस में बहुत कुछ सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास भी किया। लेकिन 1824 में लुई 18वां की मृत्यु हो जाती है और फ्रांस का राज सिंहासन चार्ल्स 10 को प्राप्त होता है। चार्ल्स 10 एक निरंकुश शासक था, स्वेच्छाचारी और निरंकुश था। वह उदारवादी विचारों को मानने वाला नहीं था, रूढ़िवादी विचारधारा का पोषक था और राजतंत्र की निरंकुशता पर विश्वास करता था। उसने एक बार कहा था, मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। 1830 में चार्ल्स 10 ने पोलीगनेक नामक व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री बनाया। पोलीगनेक प्रक्रियावादी था और रूढ़िवादी भी था। उसने फ्रांस में कुछ ऐसे सुधार किए या बदलाव किए जिसके कारण फ्रांस के जनता में विद्रोह हो गया। प्रेस की स्वतंत्रता को उसने समाप्त कर दिया, प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया, मतदान का अधिकार संकुचित कर कुलीनों को लाभ पहुंचाया, नए चुनाव करवाने की घोषणा कर दी। अब इन सब बातों से जो फ्रांस में विद्रोह हुआ वो
फ्रांस में क्रांति का स्वरूप ला दिया। 26 जुलाई 1830 को पेरिस की जनता ने विद्रोह कर दिया। 31 जुलाई 1830 को चार्ल्स दसम गद्दी छोड़कर इंग्लैंड चला गया। इसके बाद ऑरलियंस वंश के लुई फिलिप को राजगद्दी सौंपी गई। लुई फिलिप उदारवादी नीति का अनुसरण करने वाला शासक था। यह उदारवाद और राष्ट्रवाद की विजय थी। इस घटना ने पूरे यूरोप में शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। अब इन सुधारों से या इन आंदोलनों से जो यूरोप के राष्ट्र प्रभावित हुए, इसका स्पष्ट प्रभाव हम यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में देखते हैं। 18वीं शताब्दी के अंत में यूनान में एक बौद्धिक आंदोलन भी हुआ था। वहाँ के दार्शनिकों ने यूनानियों में राष्ट्र प्रेम की भावना का प्रचार किया। वहाँ भी इटली के समान गुप्त क्रांतिकारी संगठन बने। ओटमन साम्राज्य का पतन हो रहा था और इसी कमजोरी का लाभ उठाकर राष्ट्रवादी तत्व सक्रिय हो गए। उन लोगों ने यूनान के गौरवशाली अतीत को लोगों को बताया। फलतः यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया, लेकिन तुर्की के सुल्तान ने सेना की सहायता से विद्रोह को कुचल दिया। 1822 में तुर्की सेना ने लगभग 20,000 यूनानियों को मौत के घाट उतार दिया। यूनान के कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर राष्ट्रवादियों के लिए समर्थन जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने यूनानियों के लिए धन से सहायता की। अंततः यूनानियों का संघर्ष रंग लाया और 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया। भैया बहन, ये आज के इस भाग के लिए मुख्य बातें थी। इसके लिए आप लोगों को एक गृह कार्य लिखना होगा। गृह कार्य होगा, यूनान के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का वर्णन करें। यूनान के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का वर्णन करें। इन बिंदु से, इस पाठ से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों को मैं दे रहा हूं, जो प्रश्न उत्तर बनाने में आप लोगों को सहायता करेगा। धन्यवाद।